महाराष्ट्र में अभी चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वहां से एक बड़ी सियासी खबर सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह सौंप दिया है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर उद्धव गुट की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली की तरह भूमिका निभा रहा है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया गया। उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वकील को इस मामले को कल मेंशन करने के लिए कहा है। शिंदे गुट भी शांत नहीं बैठा है। उद्धव गुट के एक दिन पहले ही शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर की गई। इस याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने। उद्धव ठाकरे के गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। वो पानी कहां तक पहुंचा है ये दिख रहा है। राउत ने कहा कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और पब्लिक हमारे साथ है। हम नए चुनाव चिन्ह के साथ जाएंगे और जनता की अदालत में एक बार फिर से शिवसेना को खड़ा करेंगे। देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं, सब गुलाम बनकर बैठे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। भले ही निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह सौंप दिया हो, लेकिन निर्वाचन आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगना अभी भी बाकी है। सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर इस मसले को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत क्या फैसला लेती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश में एक राजनीतिक दल की शुरुआत करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दलों की संख्या 1962 में 29 थी और भारत में चुनाव आयोग के समक्ष मौजूदा समय में 1900 के करीब ऐसी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इन पार्टियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है राष्ट्रीय पार्टी, दूसरी है राज्य स्तरीय पार्टी और तीसरी है गैर मान्यता प्राप्त। ये ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग के समक्ष पंजीकृत हैं यानी रजिस्टर्ड हैं। वर्तमान में अपने देश में कुल 7 राष्ट्रीय, 58 राज्य स्तरीय और 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं। चुनाव आयोग जब अगली सूची जारी करेगी तो शायद एक राष्ट्रीय पार्टी की संख्या और बढ़ जाए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए जानकार मानते हैं कि वह अभी राष्ट्रीय दलों की सूची में शामिल हो जाएगी और अब तक वह नहीं हो पाई है। चुनाव में मिलने वाले वोट और सीटों की संख्या के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य की पार्टी का दर्जा मिलता है। बता दें कि इन पार्टियों की संख्या में समय समय पर बदलाव होते रहता है। कभी नेशनल पार्टीज की संख्या बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। अब आते हैं कि कैसे नई पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको बता दें कि भारत में राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि राजनीतिक पार्टी बनाने के नियम और प्रोसेस को। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी इसे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस है, किसको फॉलो किया जा सकता है एक अगर आप नई पार्टी की शुरुआत करना चाहते हैं तो। पार्टी बनाने के लिए सबसे पहले पार्टी बनाने वाले व्यक्ति को साधारण प्रोसेस के तहत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एक फॉर्म भरना होता है और इसे भरकर निर्वाचन आयोग को 30 दिन के भीतर भेजना होता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10,000 रुपए भी देने होते हैं, जो कि डीडी के माध्यम से जमा किया जाता है। पार्टी संस्थापक को पार्टी का एक संविधान तैयार करवाना होता है, जिसमें पार्टी के नाम और पार्टी क्यों और किस तरह से काम करेगी इसकी भी जानकारी देनी होती है। इस संविधान में ही पार्टी के कई नियमों का उल्लेख होगा, जिसमें अध्यक्ष आदि का चुनाव और अन्य नियम भी शामिल होंगे। इस संविधान से यह साफ होना चाहिए कि पार्टी भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी। पार्टी बनने से पूर्व ही अध्यक्ष आदि की जानकारी भी देनी होती है और संविधान की कॉपी पर उनके साइन, मुहर लगे होना भी जरूरी है। अगर पार्टी के नाम कोई बैंक अकाउंट है तो उसकी भी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। पार्टी में कम से कम 100 मेंबर होने चाहिए और शर्त यह है कि वे मेंबर्स किसी और पार्टी से जुड़े नहीं होने चाहिए। पदाधिकारी, कार्यकारी समिति, कार्यकारी परिषद आदि की भी जानकारी पहले ही देनी होती है।
साथ ही पार्टी को एक हलफनामा भी देना होगा जिसमें यह बताया जाएगा कि पार्टी का कोई भी सदस्य अन्य किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। आइए अब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह का आवंटन कैसे करता है। भारत का चुनाव आयोग ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। संविधान के आर्टिकल 324 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 व कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के माध्यम से चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान किया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आदेश 1968 जारी किया। राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह इसी के तहत आवंटित किया जाता है। चुनाव आयोग के पास बीते सालों में आवंटित हो चुके निशानों और ऐसे निशान जो कि किसी को भी आवंटित नहीं किए गए हैं की एक सूची होती है। चुनाव आयोग के पास हर समय कम से कम ऐसे 100 निशान होते हैं जो अभी तक किसी को भी आवंटित नहीं किए गए हैं। इन निशानों का चुनाव इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि मतदाताओं को वे आसानी से याद रहें और आसानी से वे उनको पहचान सकें। तो आज का यह वीडियो इसी पर आधारित था, जिसमें हमने बताया कि कैसे एक राजनीतिक दल को अस्तित्व में लाया जाता है। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। शिवसेना से जुड़ी अपडेट्स हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।